नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। और हम लोग आज इस वाले सेशन में बात करेंगे पीजीटी और सब्जेक्ट होगा इतिहास। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। मतलब इस तरीके से ये क्लास एक तरीके से ऐसे समझिएगा कि एक डेमो क्लास है। और इस क्लास को देखने के बाद आपको ये पूर्णतः यकीन हो जाएगा कि जो क्लास मैं फ्री में दे रहा हूँ, ये क्लास आपको पूरे यूट्यूब पे या किसी कोचिंग संस्थान में जो पेड बैच अच्छी फीस लेके पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो यकीन मानिए, पूरी क्लास देखिएगा, फिर मुझे अंत में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और तरक्की करते हैं। चलिए आइए, आज पहली क्लास है। पहली क्लास में मैं आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करूंगा, कैसे भारत का नाम पढ़ा था, कैसे क्या हुआ था, सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, एक एक चीज़ को हम डिटेल में करेंगे। आज पहली क्लास डेमो क्लास है ना, तो हम पहले बहुत सटीक तरीके से समझेंगे कि इतिहास की शुरुआत कैसे होती है, कैसे क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे हमें ये पता है कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास के बारे में हम कहेंगे। अब इतिहास को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब बात ग्रीक शब्द की आती है, तब हम ये कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति हिस्टोरिया शब्द से हुई है। अब जैसे ही बात हिस्टोरिया की आती है, तुरंत दिमाग काम करेगा कि हिस्टोरिया तो सर इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? अनुसंधान करना। अनुसंधान करने अर्थात खोज करना। अब बात आई कि भैया किसकी खोज करोगे? ऐसा ईंट पत्थर खोज के निकालेंगे? नहीं भाई, अपने अतीत, अपने पुराने समय के बारे में हमें खोजना है कि हमारा पुराना समय कैसा था, हमारे पुराने समय में किस तरीके की सभ्यता थी, हमारे पुराने समय में किस तरीके के लोग थे। मतलब हमारे इस मानव सभ्यता से पुराने के बारे में जितनी जानकारी, जितनी शोध कर सकते हैं, उसे ही हम हिस्ट्री कहते हैं। अब अगर आएंगे तो हम एक बात करेंगे कि इतिहास को अगर हम कई हिस्सों में बांटें, उसको तोड़ें, तो हमें मिलेगा इति प्लस ह मिलेगा प्लस आस मिलेगा। इति का मतलब ऐसा ही, ह का मतलब निश्चित रूप से, और आस का मतलब था। अर्थात अगर हम शाब्दिक अर्थ में जाएंगे, इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका मतलब होता है निश्चित रूप से ऐसा ही था। क्योंकि हम कोई भी चीज़ इतने दावे से तभी कह सकते हैं जब हम उसका हमारे पास पुख्ता सबूत हो कि हाँ, ऐसी कोई सभ्यता थी, ऐसा कोई युद्ध हुआ था, ऐसे लोग रहते थे। एकदम जब पुख्ता सबूत होगा तभी हम ये बात कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। तो इतिहास में जो भी हम पढ़ते हैं, हम पूरे दावे के साथ ये कह सकते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, निश्चित रूप से कोई भी चीज़ ऐसी ही थी। यहाँ तक भाई क्लियर हो गया होगा? अब देखेंगे, अब जहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होंगे उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। कह रहा है कि इतिहास शब्द का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि सबसे पहले इतिहास जो शब्द है उसका उल्लेख मिलता कहाँ है? अथर्ववेद में। इसका मतलब जब वेद लिखे गए, वेद लिखने का जब अंतिम वेद लिखा गया अथर्ववेद, तब उसमें हमें ये शब्द मिला हुआ है। ठीक है भाई, आगे कौटिल्य कहते हैं किसी भी राजा को प्रतिदिन अपने इतिहास का श्रवण करना चाहिए। ये कौटिल्य ने तब कहा था जब वो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना रहे थे, तब उन्होंने कहा था। क्योंकि राजा को ये पता होना चाहिए कि उस जो प्रजा है, प्रजा किस तरीके की अब है उसके शासनकाल में, या वही प्रजा उसके पिछले जब कोई और राजा रहे होंगे उस शासनकाल में कैसी रही होगी, या पुराना राजा कैसा रहा होगा, उस पुराने राजा का इतिहास कैसा रहा होगा, उसकी कमजोरियां क्या रही होंगी, उसकी मजबूतियां क्या रही होंगी, उसकी अच्छाई क्या रही होगी, उसकी बुराई क्या रही होगी, वो कब सावधान रहता होगा, किन चीज़ों से सावधान रहता हुआ, ये सब वर्तमान के राजा को पता होना चाहिए। तभी कौटिल्य कहते हैं किसी भी राजा को प्रतिदिन इतिहास सुनना चाहिए, जानना चाहिए। तो ये बात हो गई अतीत की। अब आखिर हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं? हमें अतीत की जानकारी चाहिए होती है। हमें जब इतिहास हम पढ़ते तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे यहाँ जमींदार होते थे, हमारे यहाँ राजा होते थे, हमारे यहाँ अधिकारी होते थे बड़े बड़े। ये जो अभी छोटे छोटे अधिकारी हैं, इनका बहुत बड़ा साम्राज्य होता था। कुछ गलतियाँ राजाओं ने करी जिससे वो युद्ध हारे या मारे गए, वो गलतियाँ अब नहीं हमें करनी हैं। उस ज़माने में किस प्रकार की सभ्यता होती थी, किस प्रकार की संस्कृति में लोग जीते थे, किन चीज़ों का उनके पास अभाव था, इन सब चीज़ों के बारे में
हमें जानकारी मिलती क्या? इतिहास पढ़ने से ही तो जानकारी हमें मिलती है। हमारे जीवन जीने का नज़रिया क्या था उस समय, ये सब हमें तब पता चलता है जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब, कि हम तभी तो ये भाई कहेंगे ना कि अरे हमारे पूर्वज ऐसे थे, नंगे रहते थे, बिना कपड़े के रहते थे। ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें उसके पुख्ता सबूत मिले। हमने ये पढ़ा कि हमारे पहले एक सभ्यता हुआ करती थी जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते थे। ये भाई कैसे पता चला? खुदाई होगी, घर और मिला होगा तब ना। कहो भाई, सही कह रहे हैं। अब आएंगे और हम बात करेंगे ये सब चीज़ों के बीच, जहाँ से इतिहास की अब धीमे धीमे परंपरा की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। इतिहास के संदर्भ में जैसे ही हम कहानी शुरू करते तो हमें मिलता है इतिहास में भारत के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया था। जो हमारा देश है उसके लिए जैसे जैसे लोग आए, जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ, वैसे उस सब लोगों ने भारत के अलग अलग नाम रखे। तो जैसे आपने कुछ नाम सुन रखे होंगे, सप्त संध्य प्रदेश, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि, जम्मूद्वीप, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, ऐसे बहुत सारे शब्द सुन रखे होंगे आपने। इन नामों का अपना एक अलग इतिहास है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आइए एक एक चीज़ों को बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसा नोट्स मैंने बनाया है भाई, मैं भी कहूँगा कि आप लोग भी ऐसा ही कुछ नोट्स बनाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा आसान हो जाएगा और क्या। जैसे हमें बात करनी है सप्त संध्य प्रदेश की, मतलब कौन से लोग थे, किन क्षेत्रों को वो सप्त संध्य प्रदेश कहते थे, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखेंगे, कह रहे हैं कि सर आर्यों का आगमन इसी क्षेत्र में हुआ था। आर्यों का आगमन इसी क्षेत्र में हुआ था, अर्थात जो सिंधु वाला क्षेत्र है जहाँ सिंधु नदी बहती है, और आसान भाषा में कहें यहाँ पहले 7 नदियाँ बहती थी भाई, सरस्वती नदी की। अब तो हमें ये पता चलता है कि वो सिंधु वाले क्षेत्र को हम पंजाब कहते हैं, 5 नदियाँ हमें मिलती हैं, लेकिन उस समय वहाँ 7 नदियाँ प्रवाहित होती थी, जिसके कारण ये कहा जाता था कि इन 7 नदियों के किनारे जब आर्य आए तो उसे बोला गया था सप्त सिंधु प्रदेश। एक्चुअली सा और हा का मामला अभी हम बता देंगे आपको। जैसे आप देखते होंगे वर्तमान कंडीशन होंगे पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनको शामिल, मतलब पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, ये पूरा क्षेत्र पहले सप्त सिंधु प्रदेश। क्योंकि देखो होता क्या है कि जो ईरानी या पारसी हमारे यहाँ आए और उन्होंने एक किताब लिखी थी ईरानियों की मेहर यास्क और पारसियों की थी यासना। इसमें सप्त सिंधु के स्थान पे हप्त हिंदू यूज किया गया था। तो देखो यहाँ का स उठाएंगे, यहाँ हा, यहाँ का सा उठाएंगे, यहाँ। इसका मतलब एक चीज़ पता चल रही है, जो ईरानी या पारसी थे वो सा को हा पढ़ते थे, वो सा को हा पढ़ते थे। समझ रही बात? इसका मतलब जो सप्त सिंधु प्रदेश था, जैसे अगर हम कहें देख भाई ये सप्त है, इसमें सक है, अब इसे हप्त बना दो, ये क्या हो गया? हप्त हो गया। और यहाँ पे है सिंधु, और स को फिर वापस से हा बना दो तो हिंदू हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब वो सा को हा बोलते थे। इससे ये समझ में आ रहा है कि भैया रे भैया ये सब गुड़ का गोबर कर रहे थे, मतलब हमारा नाम कुछ और था, ये जब आए तो अपना नाम कुछ और रखने लगे। तो ध्यान में रखेंगे ये नाम किसके द्वारा दिया गया? ईरानियों और फारसियों के द्वारा ये नाम दिया गया है। अगला है, कह रहा है कि एक नाम है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त का मतलब है कि उस समय, समझ रहे हैं, उस समय जो सरस्वती नदी थी, जो सरस्वती नदी थी और दृश्यंती नदी थी, उसके बीच का जो क्षेत्र होता था, जो उसके बीच का क्षेत्र, वहाँ उन क्षेत्रों को बोला जाता है ब्रह्मवर्त। ध्यान में रखेंगे। अगला नाम है कि ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि किसके बोला जाता था? वो क्षेत्र जो गंगा यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है, जो गंगा यमुना नदी के बीच का क्षेत्र, उसे ब्रह्मर्षि क्षेत्र बोला जाता था। और एक नया नाम आपको मिलेगा जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप, देखो जम्मू का मतलब ही होता है भैया, जम्मू का मतलब होता है जामुन। नर भाई वो काली काली एकदम मस्त वाली, मज़ा आ जाता है खा के भाई, शुगर उगर बहुत दूर चला जाता है। तो कह रहे हैं कि जम्मू या जामुन वृक्षों की अधिकता कारण ये कहा गया था। और पुराण और अशोक के अभिलेख में इस नाम का प्रयोग किया गया है। तो कभी ये पहली बात तो यही पूछेगा कि जम्बूद्वीप किसके लिए है? तो भारत के लिए नाम प्रयोग किया गया था जम्मू द्वीप। और कहाँ पे लिखा गया है? तो हमारे पुराणों में और अशोक के शिलालेख में जम्मू द्वीप भारत के लिए यूज किया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है भारतवर्ष, या इसी को बोलते हैं भरतों की भूमि।
अब यहाँ भरतों की भूमि या भारत की तो दो सेंटेंस आते हैं। एक मतलब शकुंतला वाली कहानी से उनके लड़के भरत, समझ रहे हैं, वहाँ वाला भरत उनके जो वंशज हुए वो। और एक कहानी आती है भरतों को लेके, जब हम लोग दसरा के युद्ध पढ़ते हैं उस समय एक कबीला हुआ करता भरत कबीला, उसके नाम पे। तो दो तरीके से है, अब किस नाम पे क्या रखा है ये नहीं पता, लेकिन हाँ उन कॉन्सेप्ट वहीं से आया था। और इंडिया, एक नाम है इंडिया और दूसरा का नाम है हिंदुस्तान। अब इंडिया हिंदुस्तान को हम एक एक करके और आगे पढ़ेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी भाई, ठीक है। जैसे आ जाओ भाई, सबसे पहले भारतवर्ष को निपटाते हैं, ठीक है। भारतवर्ष कह रहा है कि सर इसका भारतवर्ष का प्रथम उल्लेख प्राकृतिक भाषा में हुआ था, और वो शब्द जो यूज किया गया था, जो शब्द था वो था भरतवश शब्द, वो शब्द था भरतवश। और भरतवश जो शब्द था उसका कहाँ लिखा कहाँ गया था, हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख किस क्षेत्र में पड़ता है, कलिंग क्षेत्र में पड़ता है। और वहाँ का जो राजा था उसका नाम था खारवेल। और खारवेल किस वंश से, चेदी वंश से संबंधित था। तो पहली बात याद रखेंगे, भारतवर्ष देखो चेदी वंश का राजा था खारवेल, और खारवेल का एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। इस हाथी गुम्फा अभिलेख में एक शब्द यूज किया गया है भरतवर्ष, और ये भरतवर्ष शब्द भारतवर्ष से मिलता जुलता है। इसका मतलब ये समझ में आ गया, ये शब्द भारतवर्ष के लिए ही प्रयोग किया गया है। पहला कॉन्सेप्ट ये पूछा गया, ध्यान में रखेंगे। आगे चीज आगे कह रहे हैं कि विष्णु पुराण में इसे भरतों का देश कहा गया है। इसे भरतों का देश कहा गया है विष्णु पुराण में। तो दूसरी की चीज़ हो गई। अगली बात समझेंगे भाई, अगली बात क्या समझना है, अर्थात वैदिक काल में भरत कबीला हुआ करता था जो सरस्वती और यमुना नदी के मध्य हुआ करता था, और जिसमें 10 राग युद्ध जीता था। उसी के नाम पे इस क्षेत्र का नाम भारतवर्ष रखा गया। मैंने आपको बताया हुआ था। जैसे जैसे आगे कहानी बढ़ेगी, वैदिक काल पढ़ाएंगे, तब वहाँ पे भाई हम बताएंगे कि 10 राग युद्ध किन किन कबीलों के बीच हुआ था और कौन जीता हुआ था। समझ रहे भाई। अगर देखिए किसी भी पॉइंट पे भाई कौनो डाउट आ जाए, एकदम A to Z, आप किताब में कुछ और पढ़े हो, कोई डाउट आ जाए एकदम भाई पूछिएगा। जब पूछेंगे गुरु तभी मजा आएगा, नहीं पूछेंगे मोय मोय हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे भाई। समझ रहे भाई लोग। हाँ भाई एकदम तरक्की कीजिए, मज़ा आ जाएगा गुरु धुआं धुआं करते के। आगे कह रहा है कि जिस क्षेत्र में भरत कबीले के वंशज निवास करते थे उसे भारतवर्ष कहा गया है। तो हमने ये कहा था ना बाबू कि शुरुआत में भरत की दो कहानी, एक शकुंतला के पुत्र वाली है, हाँ, शादी से पहले लड़का हो गया तो उनका लड़का था वो शेर और के मुंह में हाथ डाल देता, वह कालिदास वाली कहानी है। तब कहानी से तो भाई भारत का नाम पड़ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ पूर्वज जो थे हमारे, जो युद्ध लड़ते थे, जो कबीला होता था जो गायों की रक्षा करते, उनमें एक भरत कबीला होता था। जब वो भरत का कबीला बहुत शक्तिशाली हुआ तो उसके नाम पे नाम रखा गया भारतवर्ष। ये बात क्लियर हो गई। आगे समझिएगा अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ये भरत कबीला का निवास स्थान कहाँ था, तो सरस्वती और यमुना नदी के बीच में। आगे अपवाद है कि जैन धर्म में एक अपवाद मिलता है कि देखो अब भाई सब है ना, अपने अपने हिसाब से सभी लोग सोचेंगे अपने अपने हिसाब से। कह रहे हैं कि यहाँ के जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है जिनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र का नाम था भरत। तो ये कहा जाता है कि ऋषभदेव के पुत्र का नाम था भरत, और इन्हीं भरत के नाम पे भारत का नाम रखा गया। ये भाई सभी लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं और क्या कह सकते हैं, समझिएगा। कह रहे हैं कि जैन धर्म के अनुसार यह भारत का प्रथम सम्राट था, इन्हीं के नाम पे भारत नाम रखा गया है। सबको अपना क्रेडिट लेना है भाई, हर धर्म को लेना है, लीजिए, मना कौन करता है। कहीं ना कहीं आप लोगों का भी तो हाथ है ना इसके विकास में, हर चीज़ में। आगे इंडिया के बारे में भाई बात कर लेते हैं। एक शब्द है इंडिया शब्द, ये बना है इंडस शब्द से निकला है। इंडस का मतलब सिंधु, अर्थात इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिक इसको इंडिया कहते थे। सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र को इंडस कहा जाता था, इंडस से इंडिया बन गया है। अब समझिएगा जो क्वेश्चन पूछा गया आएगा
क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हखामनी यूनानियों ईरानियों द्वारा इंडिया नाम दिया गया था। तो अगर जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि हखामनी और यूनानियों के द्वारा या ईरानियों के द्वारा जो नाम दिया गया था वो था इंडिया, वो नाम क्या था भाई, वो नाम था इंडिया। तो ध्यान में रखेंगे, गलती नहीं करेंगे भाई, नहीं गलती क्या करेंगे, अब वो गलती करेंगे तो भैया राम है राम है। आएंगे आगे देखेंगे, आगे कह रहा है, आगे क्या है, इसमें साफ साफ लिखा है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया है। तो मतलब मेगास्थनीज भी इसे इंडिया ही बुला रहे हैं। देखो मेगास्थनीज के बारे में हम आपको बाद में डिटेल में पढ़ाएंगे भाई, आगे जैसे जैसे नाम आएगा। अभी बस इनके बारे में इतना ही पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लेंगे काम हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मेगास्थनीज ने भी इसका नाम इंडिया रखा हुआ था। आगे समझिएगा, इंडिया शब्द का प्रथम प्रयोग हेरोडेटस ने 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में किया था, और सिंधु और उसकी घाटी के क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे उसको इंडिया इन्होंने बुलाया था, हेरोडेटस। अब इनके बारे में हम बात करेंगे, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडेटस ने किया हुआ था, और इसलिए किया था कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो लोग रह रहे थे उसने इसको इंडिया कहा था। इंडिया का मतलब इंडस, इंडस मतलब सिंधु नदी को इंडस कहते थे, तो इंडस से इंडिया बन गया, हेरोडेटस ने उसका नाम रख दिया तो इंडिया हो गया। ठीक है, अब समझ लीजिए भाई, हेरोडेटस एक यूनानी इतिहासकार हैं और इनका संस्कृत में नाम था हरिदत्त। अब ध्यान से समझेंगे, इंडोस शब्द का प्रयोग पर्शियन साम्राज्य की छत्रपी के लिए किया जाता था, मतलब पर्शियन साम्राज्य में जो राजा होता था उसके लिए इंडोस शब्द का प्रयोग किया जाता था। और अगली कहानी ये है कि हेरोडेटस को इतिहास का फिदा कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ हिस्ट्री इनको कहा जाता है। और दूसरी बात, अब फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है ये बात तो सबको पता है, लेकिन ये उपाधि दी किसने थी, तो यह उपाधि रोमन दार्शनिक सिसरो के द्वारा दी गई थी। तो अगली बात याद रखेंगे, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री किसने कहा था, तो रोम का एक दार्शनिक है जिसका नाम है सिसरो, उसने इनको कहा था इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री। भाई एकदम चकाचक समझ में आ रहा है। अब मैं कुछ चीज़ें और आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखो फारसी में क्या, देखो भाई देख लीजिए ना, फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में हुडुडू, लैटिन में इंडस, चीनी में तिएंचु या चुआंत, ये सभी शब्द सिंधु भाषा के बिगड़े हुए रूप हैं। अर्थात हम और आसान भाषा में कहें, ये शब्द जितने भी शब्द हैं वो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इन हिंदुस्तान मतलब या हम कहें भारतवर्ष के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। तो बात हो गई। अगली बात जो हमें समझनी है, क्या समझनी है भैया, देख बाबू क्या कह रहा भाई कि इत्सिंग कहता है कि हिंदू नाम का प्रयोग, ध्यान से समझेंगे भाई, हिंदू नाम का प्रयोग, देख बाबू क्या कह रहा है कि हिंदू नाम का प्रयोग केवल उन जनजातियों द्वारा किया जाता था और स्वयं भारत के लोग इसे नहीं जानते थे। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत के लोगों को ही नहीं पता था कि उनके लिए ऐसे कुछ नाम प्रचलन में हैं। इत्सिंग ये कहता है कि जो हिंदू नाम है भारत के लोगों को यही नहीं पता था कि हम हिंदू हैं, इसके हिसाब से हमको लगता है सटक गया है। अरे भाई हमारा नाम सौरभ, हमें नहीं पता रहेगा हमारा नाम सौरभ है, और हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, हमें नहीं पता रहेगा हमारे भारत का नाम है। अरे तुम उसको जाके अपने देश में कछू कहो, उससे हमसे क्या मतलब है, लेकिन यहाँ के लिए जो शब्द करोगे तो हमें पता नहीं चल जाएगा। तो बस ये अपने मन से कछू कह रहा है, इतिहास में लिख दिए तो पढ़ना पड़ रहा है, और क्या है। इतिहास में तो यही होता है, कुछ चीज़ें अच्छी पढ़नी पड़ती हैं, कुछ तो बस लाहे लाहे कछू पढ़ा देते हैं सब, समझ रहे भाई। अब अच्छे एक अगला क्वेश्चन, एक प्रदेश के रूप में, मतलब एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम उल्लेख मिलता है अष्टाध्यायी में। ये चीज़ जानने वाले, अष्टाध्यायी देवों के द्वारा निर्मित भूमि भारत को कहा गया था, और ये कहाँ कहा गया, मनुस्मृति में और भागवत
पुराण में ये बात कही गई है कि ये जो भूमि है ये देवों के द्वारा निर्मित भूमि है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है भाई, अगला आ जाओ। अब देख लो हिंदुस्तान का, देख लो कि कहाँ कहाँ पे हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी क्लियर कर लीजिए भाई। शब्द है हिंदुस्तान, पहली चीज़ है पूरे भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग का है हुडूडू अल आलम, फारसी भाषा में है, लेखक कोई पता नहीं कौन है, लेकिन इसकी रचना 9वीं सदी में हुई थी। तो ध्यान में समझे, ये बात तो अपने भाई रखेंगे ध्यान में, समझ रहे हैं, ये बात तो ध्यान में रखेंगे कि हिंदुस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग एक किताब है फारसी भाषा में जिसका नाम है हुडूड अल आलम में किया गया। लेकिन इस किताब को किसने लिखा था, जो लेखक है वो अज्ञात है, किसी ने लिख दिया, लेकिन सबसे पहले इसी रचना में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया था। क्या करा खातिन भाई, भारत के लिए ये किया गया था। आगे कह रहे हैं कि भारत शब्द का प्रथम प्रयोग जो जानकारी वाला है नक्श ए रुस्तम अभिलेख में किया गया। ध्यान से समझेंगे भाई, अब इसके बारे में ध्यान से समझ लेंगे क्या क्या जरूरी है। हिंदुस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग एक अभिलेख है जिसका नाम है नक्श ए रुस्तम अभिलेख, जो लिखा गया है 262 अर्थात 3री सदी ईसा पूर्व में ये लिखा गया। आगे कह रहे हैं कि ये जब लिखा गया तो ईरान में उस समय सामानी राजवंश था, और सामानी राजवंश का जो राजा था उसका नाम था शाह प्रथम। तो ध्यान से समझेंगे, शाह प्रथम किस राजवंश का राजा था, सामानी राजवंश का, और सामानी राजवंश कहाँ पड़ता है, ईरान में पड़ता है। ईरान में 262 ईसा पूर्व में एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है नक्श ए रुस्तम अभिलेख मिला है। इस नक्श ए रुस्तम में भारत देश के लिए हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है किसी अभिलेख में, पहली बात है। अब नक्श ए रुस्तम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सर नक्श ए रुस्तम हिंदुस्तान क्षेत्र सिंधु और उसकी मतलब जो सहायक नदियां हैं, मतलब सिंधु उसकी घाटी क्षेत्र के लिए बताया गया है कि ऐसा एक देश है जो सिंधु नदी के आसपास वाली जो सहायक नदियां उसमें लोग रहते हैं, उसको हिंदुस्तान कहा गया है। अगला, अब नक्श ए रुस्तम जो अभिलेख लिखा उसमें 3 भाषा का प्रयोग किया गया है। पहला ईरानी भाषा, पहलवी भाषा, यूनानी भाषा, तीनों भाषाओं में ये लिखा गया भैया। उसके हिसाब से नक्श ए रुस्तम अभिलेख में भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर ये तो अभिलेख की बात हो गई, यहाँ तो हम अभिलेख की बात कर रहे हैं ना, अभिलेख में ऐसा लिखा गया है। लेकिन अगर किसी रचना में पूछे, किसी किताब में पूछे, तो वो है हुडूड अल आलम में भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। अब कुछ नाम और हैं, जैसे वो कह रहा है कि अजनाभ वर्ष भागवत पुराण में नाम रखा गया है। भरत वर्ष हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पड़ता है भैया, उड़ीसा से। उड़ीसा में कहाँ, उदयगिरी पहाड़ी में एक गुफा है, उस गुफा के अंदर ऐसे जाके लिखा गया है, उसे हम बोलते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख की भाषा जो है प्राकृतिक भाषा है, और यहाँ 17 पंक्तियों में ये अभिलेख लिखा गया है, और इसमें एक शब्द यूज किया गया है भरतवर्ष अर्थात भारतवर्ष। मतलब ऐसे कहेंगे भारतवर्ष का नाम का उल्लेख है, कहीं जगह नहीं है भाई, देखो पूरी दुनिया में फैला, उधर अफगानिस्तान में, इधर उड़ीसा में। अभी और बात करेंगे, मतलब हमारा देश आज जैसा इससे महान पहले भी हुआ करता था, लेकिन इन नेता उता के खा के भाई ख़त्म कर दिए हैं। समझ रहे ना भाई, आप लोग सब समझते हैं भाई, बहुत समझदार हैं। आगे अगली बात है अमीर खुसरो। देखिए ये भी कहाँ पीछे रहेंगे, ये भी कुछ कहेंगे। इन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग किया है। अमीर खुसरो कहता है कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है वह हिंद और कहीं नहीं, मतलब बड़ाई करता है अमीर खुसरो जहाँ रहो, क्योंकि देश की बड़ाई करेगा, और झूठी नहीं सच्ची बड़ाई कर रहा है अमीर खुसरो। और का, और हिंद ने दुनिया को क्या क्या दिया है। देखो भैया, अब तो तुम अपने देश को हल्का मत लो, गणित,
अंक गणित मतलब 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ से लिए? भारत ने दुनिया को दिया है। शतरंज भारत ने दिया है। दमना जैसी चीज़ें भारत ने ही दुनिया को दी हैं। ये बात कौन कहता? अमीर खुसरो कहता है। अगले हैं अब्दुल्ला ईसानी, इनका नाम है अब्दुल्ला ईसामी। ये हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग ये भी किए हुए हैं। ये हिंद शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो करते हैं, ये हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए हैं। क्या कहते हैं? ये मध्यकालीन इतिहासकार हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है फुतूह उस सलातीन। क्या लिखे हैं? फुतूह उस सलातीन, इनकी किताब का नाम है। और इस किताब में ये कहते हैं भारत पर मुस्लिम विजय का काव्यात्मक लिखे हैं शहनामा ए हिंद। अर्थात जैसे हम लोग शायरी नहीं पढ़ते हैं काव्य के रूप में, जैसे कविता नहीं पढ़ते हैं काव्य के रूप में, उस प्रकार से इन्होंने ये किताब लिखी है। उसमें इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया हुआ है। बात समझ में रहे? तो बस इतनी बात ध्यान में रखनी है कि अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया है, जबकि अब्दुल्ला ईसामी ने फुतूह उस सलातीन किताब में भारत पर जो मुस्लिम विजय हुई थी उसका काव्यात्मक इतिहास लिखा है, कविता के रूप में लिखा हुआ है, उसमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। ये बात हो गई। क्वेश्चन पूछा गया था, हमने कहा बता देते हैं ना भाई। नोट्स बनाइएगा गुरु चकाचक, इसमें बहुत सारी बातें होंगी। आप जब पढ़ रहे होंगे ना तो आधी बातें तो इसमें गायब होंगी, नहीं होंगी नोट्स में। बड़ी मेहनत लगी है गुरु, तब तैयार किया गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में। लेकिन ये ज़रूर हमें बताइएगा लास्ट में अंततः कि क्लास कैसी लगी, जो उसमें डेटा दिया गया। अभी तो ये पहली क्लास है, डेमो क्लास है यार। है जो आगे डेमो को मतलब पैसा नहीं लेंगे गुरु, सब फ्री में पढ़ाएंगे, पूरा लास्ट तक पढ़ाएंगे, ऐसे ही नोट्स से ही पढ़ाएंगे। बस एकदम पढ़ाई करते रहिए भाई। अगर मुझसे जितना बन पड़ा मैं कर रहा हूँ, अगर कोई कमी हो कुछ भी हो तो ज़रूर सलाह दीजिएगा। आपका सजेशन का वेलकम है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम।